गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 13.2 करने से पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स समझ लीजिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपको दो इवेंट्स दे रखी हैं, एक इवेंट को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये दोनों की दोनों इवेंट्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए ये नॉट इक्वल टू हो तो वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। इफ आप दो इवेंट्स ले रहे हैं, एक ले रहे हैं इवेंट ए और एक ले रहे हैं इवेंट बी, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि जो इवेंट है ए और बी, ये दोनों की दोनों जो है then A and B are independent events। सही, अगर नॉट इक्वल टू आए तो वो डिपेंडेंट होती है। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक इवेंट हम ले रहे हैं ए, जिसमें हमने क्या किया, एक कार्ड को ड्रॉ किया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो पहले मैं कार्ड्स के बारे में आपको बता दूं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। मतलब एक कलर के टोटल 26 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें 26 रेड कार्ड्स में दो तरह के सूट होते हैं। एक होता है हार्ट, उसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, और एक होता है डायमंड, उसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। और जो ब्लैक होते हैं इसमें भी दो तरह के सूट्स होते हैं, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड, दोनों में 13 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, अब देखिए हार्ट का जो पहला पत्ता होगा वो एस होगा, सभी का पहला पत्ता एस होता है। फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं। यही 13 कार्ड्स यहाँ भी होते हैं और यही 13 कार्ड्स यहाँ भी होते हैं और यही 13 कार्ड्स यहाँ भी होते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसमें देखिए जो जैक, क्वीन और किंग को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। और ये जो ए होता है इसे बोलते हैं एस कार्ड। तो टोटल कितने एस कार्ड्स होते हैं बच्चों, 1 2 3 4, टोटल 4 एस कार्ड्स होते हैं। और फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 52। तो देखिए पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब आप एक इवेंट, एक कंडीशन कंसीडर करिए जिसमें हम क्या करते हैं, हमें पैक ऑफ 52 कार्ड दे रखा है, उनमें से हमने एक कार्ड निकाला, सही है। अब इसमें इवेंट ए है कि ड्रॉन कार्ड जो है वो स्पेड हो, और बी इवेंट है कि ड्रॉन कार्ड जो है वो क्या हो, एस हो, वो क्या हो, एस। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें चेक करके बताना है कि यहाँ पर ए और बी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। देखिए टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 13 स्पेड होते हैं।
तो 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला, तो उसके स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52, डेट मीन्स 1/4। सेकेंड में हमने 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, तो उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी 1/4, सॉरी 4/52, डेट मीन्स 1/30। क्लियर? टोटल 4 एस कार्ड होते हैं ना, और टोटल कितने थे? 52 कार्ड्स। तो फेवरेबल अपॉन टोटल कितना आ जाएगा? 1/30। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब देखिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हमें एक ऐसे कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि स्पेड और एस दोनों हो, स्पेड और एस दोनों। तो आप टेबल में देखिए स्पेड के अंदर कितने एस होते हैं? सिर्फ एक ही होता है, तो कितना आ रहा है? 1/52। फेवरेबल 1 है और टोटल कितने हैं? 52। तो कितना आ गया? 1/52। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 1/52। सही है? तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है? 1/52। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? 1/52। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों इवेंट्स क्या होंगे? वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। सही? चलो एक बार मैं दोबारा से कार्ड्स को एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ आपको। देखिए टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं, उसमें 26 तो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं और 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं। अब इसमें 2 सूट होते हैं ब्लैक के अंदर, एक क्लब वाला होता है और एक स्पेड वाला होता है, दोनों में 13 कार्ड्स होते हैं। रेड के अंदर भी 2 सूट होते हैं, एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है, दोनों में 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें पहला हो गया एस, 2 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और के। तो यही कार्ड्स यहाँ होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। क्लियर है? तो इसे तो हम बोलते हैं एस, और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्लियर है? अच्छा, अब हमने क्या किया? इन टोटल 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला। अब ए का मतलब है ड्रॉन कार्ड जो है वो स्पेड हो, बी का मतलब है ड्रॉन कार्ड जो है वो एस हो। अब हमें बताना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सही? तो पहले हम निकालेंगे स्पेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। स्पेड कार्ड कितने हैं बच्चों? टोटल 13, टोटल कितने हैं? 52। फेवरेबल अपॉन टोटल कितना आ गया? 1/4। अब ड्रॉन कार्ड जो है एस हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ड्रॉन कार्ड क्या हो? एस हो। तो एस कितने हैं? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो कितना जाएगा? 4/52। कितना जाएगा? 1/30। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया। क्लियर है? अब हमें निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो हम कार्ड निकालेंगे वो स्पेड और एस दोनों हो। तो स्पेड के अंदर कितने एस कार्ड होते हैं? सिर्फ पहला जो एस होता है यही एक कार्ड होगा। सही? तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड है जो कि स्पेड और एस दोनों है। सही? तो इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। अब देखिए निकालिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना आएगा? 1/4 इंटू 1/30। तो कितना आ गया ये? 1/52। तो ये किसके बराबर आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर है? अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले ने कहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/5। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
अगर ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। क्लियर है? तो हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर independent events, therefore probability of A intersection B क्या आएगा, probability of A into probability of B। अब probability of A कितना दे रखा है 3/5, probability of B दे रखा है 1/5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3/25। क्लियर बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are black. देखिए हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, हमने 2 कार्ड्स निकाले, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब वो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों के दोनों ब्लैक, बोथ आर ब्लैक कार्ड्स। तो देखिए हमने सबसे पहले 2 कार्ड्स निकाले हैं और दोनों के दोनों क्या है ब्लैक निकलने चाहिए, इसकी हमें क्या करनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे, लेट B1 be the event that first drawn card is black and B2 be the event that second ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। सही, B1 का मतलब है पहले जो ड्रॉन कार्ड है वो ब्लैक हो और B2 का मतलब सेकंड ड्रॉन कार्ड जो है वो भी ब्लैक हो। अब उन्होंने कहा है दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए, मतलब B1 इंटरसेक्शन B2 हमें निकालना है। सही, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका पहले फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हम पहला कार्ड निकालेंगे वो ब्लैक होना चाहिए इनटू, फिर हम सेकंड कार्ड निकालेंगे वो ब्लैक होना चाहिए जबकि पहला ब्लैक ऑलरेडी निकल चुका है। क्लियर है बच्चों? देखो उन्होंने हमने 2 कार्ड्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट और वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए ब्लैक होने चाहिए। तो पहले हमने इवेंट माना, पहला ड्रॉन कार्ड ब्लैक है इसको हमने B1 मान लिया, दूसरा ड्रॉन कार्ड B2 ब्लैक होगा उसे हमने इवेंट को B2 मान लिया। तो हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब पहला ड्रॉन कार्ड ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्यों, 2 कार्ड है, पहले पहला निकालोगे वो ब्लैक निकलेगा ना, फिर ही तो दूसरा निकालेंगे, फिर हम दूसरा कार्ड निकालेंगे वो ब्लैक निकले, मगर इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि पहला ऑलरेडी ब्लैक होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने लास्ट टाइम किया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, क्या क्या फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको हम यहाँ ले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसका मतलब फार्मूला कहीं से आया नहीं है,
जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा था उसी में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला बना लिया। क्लियर है? देखिए मैंने कहा दो कार्ड्स हमें निकालने, दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए। तो पहले आप मानोगे कि पहला कार्ड हमने निकाला ब्लैक है, उस इवेंट को हमने मान लिया B1, और दूसरा कार्ड जो हमने निकाला वो ब्लैक है, उस इवेंट को हमने मान लिया B2। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, मतलब दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए, पहला भी और दूसरा भी। तो इसको निकालोगे कैसे? पहले पहला कार्ड निकालोगे, वो ब्लैक होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरा कार्ड निकालोगे, वो ब्लैक होना चाहिए, मगर इसमें क्या चीज़ गिवन है कि पहला ऑलरेडी क्या हो, ब्लैक होना चाहिए। तो इन तरह की जो इवेंट्स होती है ये बोलते हैं डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। B2 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? B1 के ऊपर। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए निकालने का तरीका। सबसे पहले टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों? 52। इसमें 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो पहले हमने इनमें से एक कार्ड निकाला, तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52। सही। और फिर हमने उस एक ब्लैक कार्ड को फेंक दिया, तो कितने कार्ड रह गए? 25 तो ब्लैक रह गए और 26 क्या है? रेड है। भाई एक कार्ड हमने निकाला, वो ब्लैक निकला, फिर उसको हमने फेंक दिया। अब कितने कार्ड रह गए हमारे पास? 51 कार्ड रह गए, 51 कार्ड्स रह गए। उसमें 25 तो ब्लैक है और 26 क्या है? रेड है। अब इनमें से एक कार्ड निकाला, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25/51। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो आएगा 25/102। तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन हर कोई कराता है, बस इसके लिखने के मेथड में दिक्कत आती है। तो लिखने का मेथड आप जरूर समझ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, एक बॉक्स है उसमें 15 तो ऑरेंज है टोटल, उसमें से 12 जो है वो गुड है और 3 जो है वो बैड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। सही। देखिए इसमें मैंने कहा है एक कोई इंस्पेक्टर होगा, उसको बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस खरीदना होगा, तो वो क्या करेगा? 3 ऑरेंजेस जो है रैंडमली उठा के देख लेगा विदाउट रिप्लेसमेंट, और वो ये देखेगा अगर तीनों सही है तो अप्रूव कर देगा कि सेल कर दो। सही। तो अब जो बॉक्स है उसमें टोटल 15 ऑरेंजेस है, 12 गुड है और 3 बैड है। तो आपको ये बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स जो है वो अप्रूव्ड हो जाए किसके लिए? सेल के लिए। सही। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑरेंजेस वो निकाल रहे हैं, तो हम G1 G2 G3 मान लेते हैं। पहले लेट करेंगे, लेट G1 बी द इवेंट that first selected orange is good, फिर G2 be the event that second selected orange is good, G3 be the event that third selected orange is good। सही। अब टोटल कितने हैं? 15 ऑरेंज है, 12 तो इसमें गुड है और 3 जो है वो बैड है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि तीनों के तीनों ऑरेंज जो है वो गुड होने चाहिए। पहला भी गुड हो, दूसरा भी गुड हो, तीसरा भी गुड हो, तभी तो अप्रूव्ड होगा वो सेल के लिए, नहीं तो उसको तो रिजेक्ट कर देंगे वो। सही।
अब इसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले पहला ऑरेंज निकालेंगे, वो सही होना चाहिए, इनटू फिर हम दूसरा ऑरेंज निकालेंगे। दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। मगर ये कब निकालेंगे? जब पहला गुड निकल चुका हो। तो यहाँ पे गिवन है कि पहला जो है गुड है। फिर तीसरा ऑरेंज निकालेंगे, वो गुड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जबकि पहले दो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और वो गुड हो। क्लियर है? अब देखिए पहले गुड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/15। क्लियर है? 15 ऑरेंज है, उसमें 12 गुड है, 3 बैड है। आपने एक ऑरेंज निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो गुड हो? 12/15 होगा। सही। अब ये जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मतलब जब हम दूसरा ऑरेंज निकालने जाएंगे तो यहाँ वाला जो एक गुड वाला ऑरेंज है वो हम फेंक चुके होंगे। सही। अब इसमें से एक ऑरेंज निकालेंगे, उसके गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11/14। फिर हम एक गुड निकाल चुके होंगे, अब 10 गुड हो गए और 3 बैड हो गए। अब तीसरा ऑरेंज निकालेंगे, वो भी गुड होना चाहिए, तो कितना आएगा ये? 10/30। क्लियर है? अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से 7 और ये 2 से गया 6, 5 से करिए 3 और 5 से करिए 2। क्लियर है? इसके अलावा कैंसिल हो रहा है बच्चों? हाँ, 3 से जाएगा 2 टाइम्स। सही। तो आएगा 44/91। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चों चेक जरूर कर लेना बस। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये जो फॉर्मूला है ये हमने कहाँ से डिराइव किया? फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वहीं से हमने इसको क्या किया है? डिराइव किया है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाइज आर टॉस्ड। यहाँ पर हमने क्या किया? एक कॉइन को उछाला है और एक डाइस को उछाला है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। ए बी द इवेंट दैट हेड appears on coin। और B का मतलब है B the event that 3 appears on die। B be the event that 3 appears on dice। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? चेक वेदर A and B are independent or not। अब हमें चेक करके बताना है यहाँ पर A और B इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम A निकाल लेते हैं, फिर हम B निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब अगर मान लीजिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं तो ये डिपेंडेंट होगी। दोबारा समझ लीजिए, पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? A और B क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अच्छा आप देखिए, जब हम कॉइन को उछालते हैं या तो हेड आता है या फिर टेल आता है।
तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। तो अब इसमें देखें, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। क्यों? फेवरेबल 1 आउटकम है और टोटल 2 आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 3 अपीयर्स ऑन द डाइस। तो डाइस में देखिए क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, सही 3 है इस पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। क्लियर है? तो इससे आप निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1/2 इंटू 1/6 कितना आ गया 1/12। अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका आप सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉइन और डाइस को एक साथ उछालेंगे। जब हम कॉइन और डाइस को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं? ये हो सकता है कॉइन में 1, कॉइन में हेड और डाइस में 1 है, कॉइन में हेड और डाइस में 2 है। ये हो सकता है कॉइन में हेड और डाइस में 3 है, कॉइन में हेड और डाइस में 4 है, कॉइन में हेड डाइस में 5 है, कॉइन में हेड और डाइस में 6 है। सही, ऐसे भी हो सकता है टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6 है। तो ये 30 है ए इंटरसेक्शन बी के हमने सैंपल स्पेस बना लिए। क्लियर है? अब इसमें देखिए, इसमें मैंने कहा है कॉइन में तो हेड है और डाइस में 3 है, तो ये एक का आउटकम है। टोटल कितने 12, तो 1/12। अब देखिए सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब ए और बी के होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। आपको एक डाइस दे रखा है, उसमें 1 2 3 जो है वो रेड में है, रेड कलर में, और 4 5 6 ग्रीन में है। इस डाइस को हमने क्या किया, टॉस किया। अब इसमें ए में इन्होंने कहा है ए बी द इवेंट, A be the event that number is even, मतलब डाइस पर जो नंबर है वो क्या हो, इवन हो। और B be the event that नंबर जो है वो रेड हो। तो हमें ये चेक करके बताना है यहाँ पर A और B कैसे इवेंट होंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे या नहीं होंगे, ये हमें चेक करके बताना है। सही। तो देखिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। नंबर जो है वो इवन होना चाहिए, तो इसमें हम नंबर को कंसीडर करेंगे। टोटल कितने सैंपल पॉइंट है 6, इसमें इवन कितने हैं बच्चों 3, और 3 क्या है और, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, दैट मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए, नंबर जो है वो रेड होना चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर्स रेड है और 3 नंबर्स क्या है ग्रीन है, तो इसमें रेड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे बच्चों, उसके लिए यही सैंपल स्पेस होगा। इसमें हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इवन और रेड दोनों हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन और रेड कौन सा नंबर है बच्चों,
इवन और रेड, सिर्फ ये नंबर है, ये इवन भी है और रेड भी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं? 6 है, सही। ये आ जाएगा 1/6। तो अब देखिए, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, therefore A and B are dependent events, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये काफ़ी इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है p। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। केस 1, इफ A and B are mutually exclusive events, क्लियर है? और केस 2 में if A and B are independent events, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ रीजन लिख देना, एज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है p, और ये कितना दे रखा है, 0, क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10 को डिवाइड करो 5 से 2 तो 6, 10 को 2 से डिवाइड करो 5 पर चला जाएगा, तो p की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/10। ये पहला केस है जब ए और बी दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं।
अब देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, यहाँ रीजन जरूर लिख देना, एज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है अगर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है p। अब देखिए वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी कितना दे रखा है 3/5, ए दे रखा है 1/2, बी दे रखा है p और ए इंटरसेक्शन बी के दे रखा है 1/2 इंटू p। सही, इसे बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने कहा लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड। ये चार पार्ट आपको यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.4 और हमें चार पार्ट्स निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे। ए और बी यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। रीजन लिख देना एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यहाँ जरूर लिख देना एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आएगा 0.3 इंटू 0.4, तो आगे 0.12। सही। अब देखिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही, वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट में निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, उसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सिंपल आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है इफ ए एंड बी आर
टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले नॉट ए का मतलब क्या होता है? ए के ऊपर बार। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। नॉट बी का मतलब होता है बी के ऊपर बार। क्लियर है? तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये इसका बच्चों फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो अब देखिए 1 माइनस ए यूनियन बी का होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/8। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमें दे रखे 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो दे रखे 7/12 और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी दे रखा है हमें 1/4। तो हमें चेक करके बताना है क्या ए और बी यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। क्लियर है? तो देखिए हमें यहाँ चेक करके बताना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, नहीं तो नहीं होगी। तो इसका देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था क्या होता है, नॉट ए और नॉट बी। अच्छा यहाँ पे और है, देखिए नॉट ए मतलब ए के ऊपर बार, और मतलब होता है यूनियन, नॉट बी का मतलब होता है बी के ऊपर बार। सही है? इसका फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अब देखिए ये कितना दे रखा है आपको? 1/4, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसे इधर देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/4, ये आ गया 3/4। क्लियर है? अब देखिए, अब आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखा है? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 7/12, ये आ रहा है 7/24। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी क्या होंगे? दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे। क्लियर? अच्छा देखो, ये फॉर्मूला बनाना जरूर सीख लेना। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है
गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखी है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.6। तो हमें यह निकालना है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो इसमें आएगा ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी के ऊपर बार। थर्ड में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और मतलब होगा यूनियन। फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर। अब देखो नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है? नॉर मतलब और हो गया ना, ए यूनियन बी पूरे के ऊपर बार है, ये मतलब। अब देखिए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो इससे हम निकाल लेंगे। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? और ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाया, हम वेन डायग्राम बना देते सही। इसमें होगा ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब ऐसा पोर्शन जिसमें ए और बी बार का कॉमन एरिया में निकालना है, सही। क्लियर? देखो बी बार तो ये हो गया पूरा, इसे मैं ए मान लूं, इसे बी, तो ये आपका बी बार है। और ये आपका ए है, तो इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन रीजन है, सही। इन दोनों, ये तो बी बार है और ये ए है, इनमें कॉमन देखिए क्या है, इनमें कॉमन ये वाला रीजन आएगा, ये। तो इसे कैसे निकालोगे? ए में से हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन माइनस कर लेंगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सीधा फार्मूला जो है यहाँ पर पुट कर देना है। देखिए मैं कुछ लिखवा देता हूँ आपको फार्मूला। जैसे मान लीजिए ए और बी लिखा है, मान लीजिए आपको दो इवेंट दे रखे हैं, उसमें ए और बी लिखा आता है, या एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, सही। इन दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों? ए यूनियन बी होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए ए एंड बी लिखा है, या फिर बोथ ए बी, तो उसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसे लिखा है नॉट ए, उसका मतलब ए बार होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ऐसे लिखा है नॉट ए और नॉट बी, तो नॉट ए का मतलब क्या होता है बच्चों? ए के ऊपर बार, और मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी के ऊपर बार। इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये आए नॉट ए एंड नॉट बी, तो होगा ए के ऊपर बार, इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन है, बी के ऊपर बार। इसका फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर ऐसे आए नाइदर ए नॉट बी, इसका मतलब ए यूनियन बी के पूरे के ऊपर बार,
इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सही। अगर ये आए ओनली ए या फिर ए बट नॉट बी, तो इसका सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी बार, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बच्चों याद कर लीजिएगा, सारे 11th में आप पढ़ चुके हो सेट्स चैप्टर में।